वो रो रही थी और राघव को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चुप भी करोगी तुम? एक पल में राघव का दिमाग घूम गया। उसने पलटकर उस 17 साल की लड़की को देखा जिसे उसकी माँ ने दूसरी पत्नी बनाकर उसके हवाले कर दिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बेटी के पास रहने का? पहले उसके पापा की शिद्दतें तो बर्दाश्त कर लो। आज मैं बताऊंगा माँ बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। आराध्या को बाहों में उठाए वो। राघव बेटा, कल मानवी की चौथी सालगिरह है। इस बार उसके लिए तुमने क्या सोचा है? देविका जी ने ऑफिस से आए अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। वो उनकी बात पर गहरी सांस लेकर बोला, जो आप कहें। मानवी कहाँ है? उसने चश्मा उतारते हुए माथे पर लकीरें डालकर पूछा। अभी वो जवाब देती कि मानवी दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। उसके पीछे एक लड़की भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। पापा, मानवी चौंक कर बोली। वो लड़की भी मुस्कुराकर वही शब्द दोहरा रही थी कि अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्म से अपने होंठ काट गई थी। मानवी खिलखिलाकर हंसते हुई राघव की गोद में चढ़ गई और उस लड़की को चिढ़ाने लगी। राघव ने मानवी को उठाकर देविका जी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बेटा, ये आराध्या है, आलोक जी की बेटी। देविका जी ने बताया। आराध्या बेटा, अंदर जाओ और देखो कि आशा ने खाना लगाया या नहीं। उन्होंने आराध्या को अंदर भेजकर बेटे की तरफ रोक किया था। 2 महीने पहले एक्सीडेंट में आलोक जी की मौत हो गई थी। माँ तो पहले ही चली गई थी, अब बाप का साया भी उठ गया। चाची ने भी अपनी असली रंग दिखाया। मैं गई थी तो बेचारी बहुत रो रही थी, इसलिए उसे यहाँ ले आई। पढ़ने का बहुत शौक है इसे राघव। मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। इसे अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा देना। बेचारी अनाथ बच्ची है, पढ़ लिख जाएगी तो भगवान भी खुश होंगे। माँ, आप वहीं पैसे भेज देती, घर लाने की क्या ज़रूरत थी? जवान लड़की है और राघव को उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बेटा, बहुत शरीफ बच्ची है, उसके माँ बाप भी नेक इंसान थे, बच्ची भी वैसी ही है। बस जल्दी से उसके कॉलेज का इंतज़ाम कर दो। देविका जी ने तो उसके गुण गाए जा रही थी। पापा, आप आराध्या जी हमारे साथ रहेंगी क्या? मानवी की बात पर राघव ने उसे घूरा। बेटी, वो तुमसे बड़ी है, उसने उसे प्यार से समझाया। लेकिन वो मेरी दोस्त हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हम उन्हें अपने पास रख लेंगे, वो मेरे साथ खेलेंगी। मानवी बाहें फैलाकर बोली तो राघव थोड़ा सा परेशान हो गया। बेटा, स्कूल गई थी आज? वो उसका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने लगा। राघव शर्मा देविका जी का इकलौता बेटा था। उसके पापा की मौत के बाद पूरा बिजनेस उसी के हाथों में आ गया था और उसने उसे बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया था। देविका जी ने अपनी सहेली की बेटी शालिनी से राघव की शादी कर दी थी। शुरू में उनकी शादी बहुत अच्छी चली थी, लेकिन धीरे धीरे शालिनी का दिल राघव से भर गया क्योंकि उसे राघव एक ज्यादा कंट्रोल करने वाला, पुरानी सोच वाला आदमी लगता था। उसकी हर बात पर रोक टोक की वजह से शालिनी के दिल में उसकी मोहब्बत खत्म होती चली गई थी, जबकि राघव से शादी करने की जिद भी उसी ने की थी। राघव तो उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने तो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर शालिनी से शादी की थी। जितनी जल्दी उसे राघव के पास आने की थी, उतनी ही जल्दी उसके सिर से राघव के प्यार का भूत उतर गया था। वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल लड़की थी। पार्टियों में जाना, मजे लेना, दोस्तों के साथ घूमना, उसे यही सब पसंद था। और अब ये सब कुछ राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते। मानवी के पैदा होने पर भी शालिनी ने खूब हंगामा किया था। वो गर्भपात करवाने तक पहुंच गई थी, जिस पर एक बार राघव का हाथ भी उठ गया था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे रोक लिया और इस शर्त पर मानवी को दुनिया में आने दिया कि बच्चे के पैदा होते ही राघव उसे तलाक दे देगा। राघव ने उसकी शर्त मान ली और मानवी के जन्म लेते ही उसे तलाक दे दिया। अब शालिनी अपनी मर्जी से अपनी पसंद की जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी एक बेटी भी है जिसे उसकी जरूरत है। मानवी अपनी दादी देविका जी के हाथों पली बड़ी थी, बिना माँ के, और आज इस घर में एक और मौजूदगी जुड़ गई थी, आराध्या जो।
आलोक जी की बेटी थी। अब ये नया मोड़ उसके घर में खुशियां लाएगा या कोई और परीक्षा, ये तो समय ही बताएगा। ये मुंबई की एक बड़े क्लब का नज़ारा था, जहां रात के 11 बजे लड़के लड़कियां मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ लोग नशे में धुत इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। उन्हीं में शालिनी भी थी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आई थी और क्लब में आना तो उसका पसंदीदा शौक था। शालिनी, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। उसकी दोस्त श्रेया ने उसे ड्रग्स लेते देखकर टोका था। अरे यार, अभी तो आए हैं, थोड़ा नशा चढ़ने दो, चले जाएंगे। घर ही तो जाना है और कहाँ। शालिनी नशे में बोली थी। तभी वहां कबीर सिंघानिया की एंट्री हुई थी। एक हैंडसम स्मार्ट नौजवान जिस पर काफी लड़कियां फिदा रहती थीं, लेकिन वो घमंडी और दिलफेक किस्म का इंसान था। जल्दी किसी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। अचानक पास से गुजरती शालिनी का पैर फिसला और वो सीधा कबीर सिंघानिया की बाहों में जा गिरी थी। कबीर ने खुद को संभालते हुए उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं और दोनों की धड़कनों में अजीब सा शोर हो गया था। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कबीर के मुंह से निकला, तो शालिनी मुस्कुरा दी। यू आर वेरी हैंडसम, उसने भी जवाब में कहा और उसकी बाहों से निकलकर आगे बढ़ गई। कबीर की नजरें काफी देर तक उसे देखती रहीं, फिर वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा। मैं इतने समय से यहाँ आता हूँ, लेकिन ये लड़की कभी नहीं दिखी। कौन है ये? उसने पूछा। लगता है हमारे सिंघानिया साहब को लड़की पसंद आ गई है, अमित ने चुटकी लेते हुए कहा। तो कबीर मुस्कुरा दिया। अमित उसे शालिनी के बारे में बताने लगा। थोड़ी देर बाद शालिनी वापस आई। इस बार कबीर उसे सिर से पांव तक गौर से देखने लगा। शालिनी ने ये बात महसूस भी कर ली और अदाओं से अपने बाल झटकते हुए पास से गुजर गई। कबीर उठा और उसके पीछे पीछे डांस फ्लोर तक बढ़ गया था। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। शालिनी अचानक घबरा गई और कबीर के कंधों पर हाथ रखकर खुद को संभाला। उसकी ड्रेस कंधे से सरक रही थी और उसका पहनावा उसे और उसका ध्यान खींचने बना रहा था। कबीर उसके इस रूप को देखकर साफ तौर पर बहक चुका था। उसके हाव भाव और नाजुक सी शक्ल पर उसकी नजरें टिकी हुई थीं। डांस करते करते वो अलग अलग तरीके से उसे छूने की कोशिश कर रहा था और शालिनी की बदलती हुई हालत को गौर से देख रहा था। नशे की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थीं और सामने खड़े शख्स की तरफ एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था। वे ख्याली में जरा आगे बढ़कर शालिनी ने कबीर सिंघानिया के गाल पर हल्का सा स्पर्श बिखेर दिया। एक झटका सा पूरे वजूद में दौड़ गया था। अगले ही पल कबीर ने उसे घुमाकर उसकी कमर पकड़ ली और उसी लय में डांस करने लगा था। दूर बैठी श्रेया की सांसें अटक गई थीं। उसकी आंखों में जलन उभर आई थी। वो कबीर सिंघानिया से बहुत प्यार करती थी। वो उसका दोस्त भी था और उसका मंगेतर भी। लेकिन कबीर को वो सांवली सी लड़की बिल्कुल भी नहीं भाती थी। इसी वजह से उसने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसे तो सिर्फ खूबसूरती ही पसंद थी और आज उसे वो खूबसूरती शालिनी के रूप में मिल रही थी। इससे पहले कि कबीर और शालिनी और भी करीब आते, श्रेया तुरंत डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई और शालिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इस हरकत पर कबीर ने उसे घूर कर देखा। शालिनी, चलो, देर हो रही है। श्रेया उसका हाथ पकड़कर फ्लोर से नीचे उतरने लगी थी। अगले ही पल शालिनी ने उससे हाथ छुड़ा लिया और कबीर ने फिर से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और सीने से लगाते हुए बोला, इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो, गेट आउट। कबीर ने श्रेया की बुरी तरह से बेइज्जती कर दी थी। कबीर, ये होश में नहीं है, प्लीज इसे जाने दें। श्रेया रोते हुए बोली थी। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, शुक्र मनाओ, कबीर ने सख्त लहजे में कहा और शालिनी को साथ लेकर वहां से निकल गया। श्रेया की आंखें आंसुओं से भर गई थीं और वो भागते हुए क्लब से बाहर चली गई। राघव ने आराध्या का एडमिशन एक बहुत ही हाई फाई कॉलेज में करवा दिया था। देविका जी ने कहकर उसके लिए एक ड्राइवर और कार का भी इंतजाम करवा दिया, जो उसे रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ने की जिम्मेदारी निभा रहा था, जबकि मानवी को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी खुद राघव उठाता था।
अपनी बेटी के मामले में वो किसी और पर भरोसा नहीं करता था। मानवी को घर छोड़कर जब वो ऑफिस वापस जा रहा था, तभी उसने आराध्या को कार से उतरते देखा। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी, जबकि उसकी उम्र करीब 17 साल थी। अचानक आराध्या रुकी और उसे नमस्ते किया था। राघव शर्मा ने जाते जाते रुककर उसे जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आराध्या ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ बोलो। राघव ने घड़ी देखते हुए जल्दी से बोला, आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मेरे माँ बाप के जाने के बाद ये सपना पूरा होना नामुमकिन लग रहा था। आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। थैंक यू सो मच। उसके हर शब्द में इज्जत और सच्चाई थी। ये सुनकर राघव को थोड़ी शर्म महसूस हुई। कुछ दिन पहले वो अपनी माँ के सामने उसके आने पर ऐतराज कर रहा था और आज वो उसका शुक्रिया करने आई थी। कोई बात नहीं, अंदर जाओ, राघव ने हल्के से कहा और बाहर की तरफ चला गया था, जबकि आराध्या उसे जाते हुए चुपचाप देखती रह गई थी। शालिनी की आंख खुली तो सिर भारी हो रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलकर वो उठ गई। सिर दोनों हाथों में टिकाए वो अब भी नशे की हालत में थी। खिड़की से आती धूप दिन चढ़ने का इशारा दे रही थी। तभी अचानक शालिनी घबरा कर कमरे को देखने लगी। लगता है ये किसी होटल का कमरा है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे पहुंची। उसने मोबाइल उठाया तो उस पर उसके पापा के लगभग 60 मिस कॉल थे, वो भी अलग अलग टाइम पर। टाइम देखा तो वो घबरा गई। सुबह के 11 बज रहे थे और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। अब क्या करूं? मैं यहाँ कैसे आई? किसके साथ थी? कौन लेकर आया? उसके दिमाग में सवालों की लाइन लग गई थी। तभी बाथरूम से एक आदमी वाथरोब पहने बाहर निकला था। उसे देखकर शालिनी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपनी हालत देखी। घुटनों से ऊपर की सफेद नाइटी, बिखरा हुआ रूप, वो अंदर ही अंदर शर्म से भर गई थी। उसे उठा हुआ देख कबीर सिंघानिया मुस्कुराया। जाग गई? मुझे तो लगा था अब रात को ही उठोगी। उसने सिगरेट जलाते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आई? तुमने क्या किया है मेरे साथ? शालिनी घबरा कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया तुमने किया, और वो भी पूरी शिद्दत से। यकीन नहीं आता तो अपने वजूद पर निशान देख लो। शट अप! शालिनी गुस्से से चीखी थी। शालिनी ने कमरे में पड़े अपने कपड़ों पर नजर डाली और उन्हें उठाकर बाथरूम की तरफ चली गई थी, जबकि कबीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर तैयार होकर बाहर आई और अपना पर्स उठाया। वो मोबाइल उठाकर आते हुए कॉल देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। यू आर सो हॉट। रात के लिए चाहो तो मुझसे अमाउंट डिमांड कर सकती हूँ। बहुत अच्छा टाइम बिताया तुम्हारे साथ, कवि ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए नशे में कहा। शालिनी जो दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी, उसकी आवाज सुनकर रुक गई और घूर कर बोली, शट अप यू। हाँ शालिनी, गाली मत देना। वो उठकर उसके पास आया। वैसे तो कबीर सिंघानिया इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हुस्न का नशा रात को इतना चढ़ गया कि ये बात भी भूल गया। वो क्या जताना चाहता था शालिनी समझ गई थी। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। नशे में थी मैं, तुमने उसका फायदा उठाया और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब लड़की खुद नशा बनकर किसी मर्द को अपनी तरफ खींचेगी तो बेचारा मर्द क्या करेगा? काफी तरसी हुई हालत थी तुम्हारी। अपनी बकवास बंद करो। वो गुस्से में चिल्लाई और बाहर निकल गई, जबकि कबीर की हंसी उसके पीछे पीछे गूंजती रही। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, आराध्या डरकर बोली। जब ड्राइवर रमेश ने उसे कॉलेज से लाते वक्त अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उम्र 40-45 के बीच थी और वो देविका जी का जानकार था, इसलिए आराध्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसका हाथ भी पकड़ सकता है। क्या परेशानी है? हाथ पकड़ा है तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? ड्राइवर रमेश चिढ़कर बोला था। आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मैं आंटी को बता दूंगी। आराध्या धड़कते दिल के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। रमेश मुंह बनाता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ गया था। शोर तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पहले किसी ने छुआ ही नहीं। एक जवान मर्द के घर में रहती हूँ, उसने जरूर तुम्हें छुआ होगा। पैसे वाला आदमी है,
क्या हुआ अगर वो एक बेटी का बाप है, तुम्हारा पूरा खर्च उठाता है, बेवकूफ नहीं है जो ऐसे ही उठा रखा है, सब पता है। उसको खुश करती हो तुम। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। उसकी इतनी गंदी बात सुनकर आराध्या का मन किया उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे, लेकिन वो मजबूर थी। वो उसकी गाड़ी में थी, उसके रहम पर थी। वो बस भगवान से दुआ मांग रही थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। घर के गेट में घुसते ही रमेश ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार ये बात किसी को बताए, वरना ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। रमेश ने उसे धमकी दी तो वो डर कर जल्दी से कार से उतरती हुई अंदर भाग गई थी। रमेश भी थोड़ा परेशान हुआ कि कहीं वो किसी को कुछ बता न दे। आराध्या अंदर आते ही बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस डर से वो अपने चाचा के घर में सामी रहती थी, वही खौफ अब यहाँ भी उसके पीछे पड़ा था। वो सिसक रही थी। माँ बाप क्यों मर जाते हैं अपनी जवान बेटियों को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर? वो किस सहारे सो जाते हैं? वो बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसकी आह सुनने वाला कोई नहीं था। उन दिनों राघव एक नए प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए मानवी को स्कूल से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी उसने रमेश के ऊपर डाल दी थी। आराध्या को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेना शुरू किया और मानवी के साथ ही घर लौटती। इन दिनों रमेश ने कोई गलत हरकत नहीं की, इसलिए आराध्या को थोड़ा सुकून हो गया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये खामोशी तूफान के पहले की होती है और रमेश मौका ढूंढ रहा था। शालिनी अपने कमरे में बैठी सिगरेट के कस ले रही थी। उस रात घर न आने पर उसके पापा ने उसे पूछताछ की थी और उसके बाद शाम के समय घर से बाहर निकलवाना बंद कर दिया था। शालिनी जानती थी कि गलती उसकी थी, इसलिए उस वक्त चुपचाप मान गई थी। लेकिन अब घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। जब तक रात में क्लब न जाए उसे चैन नहीं आता था, और उस रात के बाद उसकी कबीर सिंघानिया से कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी और वो चाहती भी नहीं थी कि उससे फिर से सामना हो। जबकि कबीर सिंघानिया तो उसकी खातिर रोज क्लब आता और रोज ही नाउम्मीद होकर वापस चला जाता। फिर एक शाम वो अचानक क्लब में नजर आई। वही बिखरा हुआ रंग, वही चमकता वजूद। कबीर ने उसे दूर से ही देखकर दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस छोड़ी। वो सच में खूबसूरती की मिसाल थी। उसे ये भी पता था कि शालिनी को 4 साल पहले तलाक मिला था, लेकिन उसके बावजूद उसकी खूबसूरती में रत्ती भर कमी नहीं आई थी, और इस बात को कबीर पूरे यकीन से कह सकता था। कैसी है मिस शालिनी? वो उसके पास बैठकर बोला। शालिनी ने मुंह फेर कर उसे घूरा और वापस अपनी ड्रिंक पर ध्यान दिया था। लगता है मुझसे नाराज है। कबीर ने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है कि नाराजगी या मनाना हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो गिलास उठाकर वहां से उठ गई। ताल्लुक तो बहुत गहरा बन चुका है हमारे बीच। उसकी आवाज कानों में पड़ी तो शालिनी ने गुस्से से सांस छोड़ी थी और उसकी तरफ देखा। कबीर उसे ऐसे घूर रहा था जैसे एक्सरे के आर पार देख रहा हो। शालिनी धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब पहुंच गई। अपनी जुबान और आंखों पर कंट्रोल करो सिंघानिया जी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शालिनी उसे मीठी सी धमकी देते हुए आगे बढ़ गई थी, लेकिन कबीर सिंघानिया तो इतने दिनों बाद उसकी एक झलक पाकर ही जैसे जी उठा था। उस लड़की में कुछ तो खास था जो उसके दिल को छू गया था। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि अचानक आराध्या की आंख खुल गई। जब से राघव घर पर नहीं था, वो मानवी के ही कमरे में सो रही थी। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। वो घबरा कर उठ बैठी, फिर सोचा शायद वहम होगा। उसने मानवी के ऊपर कंबल ठीक किया और दोबारा से सोने लगी थी कि फिर से जोर की दस्तक हुई। इस बार आवाज और भी तेज थी। आराध्या का डर से बुरा हाल हो गया था। खिड़की खुली हुई थी और जो भी बाहर था वो अंदर आ सकता था। आराध्या ने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी रमेश छलांग लगाकर खिड़की के अंदर आ गया था। इससे पहले कि आराध्या चीख देती, रमेश ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख दबा दी थी। आवाज निकाली तो सामने जो बच्ची सो रही ना, उसे मार दूंगा। रमेश की धमकी सुनकर आराध्या एकदम से चुप हो गई थी।
उसने उसका मुंह छोड़ा तो आराध्या हिचकी लेकर रो पड़ी थी। क्यों? क्यों आए हैं आप यहाँ? जाओ यहाँ से। आराध्या ने हिम्मत करके उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं यहाँ से जाने नहीं आया। थोड़ी खुशी दे दो फिर चला जाऊंगा। उसने आराध्या के दोनों बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा अपने चेहरे से लगाने लगा था। आराध्या बुरी तरह से रो पड़ी थी। चुप कर, रोना बंद कर वरना बहुत बुरा करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, वो विनती करने लगी थी। सुन लड़की, अगर तूने मुझे खुश नहीं किया तो सामने जो बच्ची पड़ी है उससे दिल बहला लूंगा। अब तेरी मर्जी, तू खुद को दे या उसे। खबरदार, जो मानवी को गंदी नजर से भी देखा तो जान ले लूंगी मैं आपकी। आराध्या ने उसके चेहरे पर नाखून मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। चलो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो उसे सोफे पर धकेल कर अपनी कमीज निकालने लगा था। आराध्या का दिल पिंजरे में तड़पते पंछी की तरह जोर से धड़क रहा था। वो उसकी कलाइयां कसकर पकड़कर उस पर झुक गया तो आराध्या के मुंह से चीख निकल गई। रमेश ने उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका गाल जलने लगा था। ऐसे चीख रही है जैसे पहली बार कोई मर्द पास आया हो। चल सीधी हो जा। वो पूरी तरह उसके ऊपर झुक चुका था और उसकी कुर्ती को आस्तीनों से निकाल दिया था। आराध्या फूट फूट कर रोने लगी थी। वो उसके वजूद को भूखे जानवर की तरह घूर रहा था और उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक कमरा रोशनी से भर गया। दरवाज़ा खुल चुका था। उस दिन राघव का प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था। काम खत्म होते ही वो उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में वो अपनी माँ देविका जी से बात कर रहा था। सोने से पहले मानवी ने भी अपने पापा से फोन पर बात की थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके पापा आज वापस आ रहे हैं। राघव उसे सरप्राइज देना चाहता था। रात के करीब 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ। वो मानवी के कमरे की तरफ बढ़ा लेकिन नींद ना खराब हो इसलिए दरवाजे तक आकर वापस मुड़ गया था कि सुबह मिल लेना। लेकिन अगले ही पल एक औरत की चीख ने उसके कदम जकड़ दिए थे। वो चीख राघव के रोंगटे खड़े कर गई थी। जैसे ही उसने वो दर्द भरी चीख सुनी, वो तुरंत पलटा और मानवी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया था। उसने लाइट ऑन की और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। आराध्या बुरी तरह से रो रही थी और डर से राघव की तरफ मदद की निगाहों से देख रही थी। राघव ने बिना एक सेकंड गवाए रमेश के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और वो दूर जा गिरा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की, इसी ने मुझे अंदर बुलाया था। रमेश ने डरकर सारा इल्जाम आराध्या पर डालना शुरू कर दिया था। लेकिन आराध्या की हालत देखकर राघव को समझने में एक भी पल नहीं लगा कि गलती किसकी है। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर आराध्या पर डाल दी ताकि उसका वजूद ढक जाए और अगले ही पल वो रमेश पर टूट पड़ा था। रमेश की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी। देविका जी भी शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल आई। मानवी भी डरकर उठ बैठी थी और रोने लगी। देविका जी ने उसे तुरंत गोद में लेकर चुप करवाया, जबकि उनकी नजरें अभी तक आराध्या पर नहीं पड़ी थी। राघव रमेश को घसीटता हुआ सीढ़ियां उतार कर नीचे हॉल में ले गया और गार्ड को गुस्से में आवाज दी। कुछ ही मिनटों में सारे गार्ड वहां पहुंच गए थे। राघव बोला, इस आदमी को अभी के अभी पुलिस के हवाले करो। एक गार्ड बोला, सर, ये तो बेहोश हो गया है। राघव ने गुस्से में कहा, बेहोश हुआ है या मर गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये हर हाल में जेल के पीछे चाहिए। गार्ड उसे उठाकर बाहर ले गए। राघव गुस्से से अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलता हुआ गहरी सांस लेने लगा था। उसके घर में एक औरत की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। उसका दिल किया कि पूरे घर में आग लगा दे। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर वो आदमी मानवी के कमरे तक कैसे पहुंचा। गुस्से से भरा हुआ वो वापस ऊपर आया जहां देविका जी मानवी को सीने से लगाए बैठी थी और दूसरी तरफ आराध्या को दया भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें पूरा मामला समझने में देर नहीं लगी। इससे पहले कि वो उठकर आराध्या को हौसला देती, राघव गुस्से से अंदर आया और आराध्या की कलाई पकड़कर उसे मानवी के कमरे से बाहर घसीटता हुआ उसके अपने कमरे में ले गया था। उसने आराध्या को जोर से बिस्तर पर धक्का दिया। आराध्या घबरा कर उसे देखती रह गई थी। राघव गुस्से में गरज कर बोला, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी से?
आराध्या डरकर बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी के कमरे तक पहुंच गया? तुम ही ले गई थी ना उसे वहां? राघव उसके ऊपर झुककर चिल्ला रहा था और आराध्या का दम घुटने लगा था। तभी अचानक देविका जी अंदर आई और आराध्या को राघव की पकड़ से छुड़वाया था। राघव भड़क कर बोला, माँ, आप जानती हैं वो आदमी मेरी बेटी के कमरे तक पहुंचा है सिर्फ इसी की वजह से। देविका जी ने सख्त आवाज में कहा, इसमें आराध्या का कोई कसूर नहीं है। उसकी हालत देखो, अगर वो कुछ करना चाहती थी तो यहाँ आती ही क्यों? देविका जी ने राघव को पीछे किया और आराध्या को सीने से लगाकर संभाल लिया था। आराध्या रोती हुई उनकी बाहों में टूटकर बिखर गई थी। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था, मैंने उसे नहीं बुलाया। आराध्या के इतना कहते ही राघव फिर से गुस्से में चिल्लाया, तो तुमने माँ को क्यों नहीं बता सकती थी? अपने आप को उसके आगे पेश कर दिया। एक बार मुझे बुला सकती थी। राघव की सख्त बातों पर आराध्या की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे थे। वो रोते हुए बोली, आंटी जी, उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो वो मानवी को। आराध्या अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसका मतलब राघव समझ गया था। देविका जी ने दुखी नजरों से अपने बेटे को देखा, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। शालिनी गहरी नींद में थी कि अचानक उसका दिल मचलाने लगा था। वो फौरन बाथरूम भागी और उल्टी करने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो खुद को घसीटते हुए कमरे में वापस आई और बेड पर बैठते ही उसका दिमाग शून्य हो गया था। ये पहली बार नहीं था जब वो इस तरह महसूस कर रही थी। इससे पहले भी वो इसी हालत से गुजर चुकी थी। घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बजे थे। रात भर जागना और दिन में सोना उसकी आदत बन चुकी थी। वो फटाफट तैयार हुई और घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गई। अपनी दोस्त को सब बताया और चेकअप करवाया। जिसका डर था वही था, वो प्रेग्नेंट थी। उसने सिर हाथों में पकड़ लिया और गहरी सोच में डूब गई थी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब कबीर सिंघानिया की वजह से हुआ है, जिसने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया था। उसे कबीर से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी नशे में क्यों हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी दोस्त ने जब सुना तो चौंक गई। जब शालिनी ने कहा कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसकी दोस्त ने साफ मना कर दिया। शालिनी ने कहा, प्लीज नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरी हालत समझो। लेकिन नेहा ने कहा, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। शालिनी, एक बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना ये घोर पाप है और ये गुनाह नहीं कर सकती मैं, चाहे तुम नाराज ही क्यों ना हो जाओ। शालिनी ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, तुम मत करो, पैसे लेकर कोई भी कर देगा। और तुम कहती हो उस बच्चे के बाप से शादी कर लूं? तुम पागल हो गई हो क्या? पहले भी बच्चे की वजह से तलाक लिया है, अब फिर से उसी वजह से शादी कर लूं? मुझे तो बस इससे छुटकारा चाहिए। तुम अपने धर्म और इंसानियत का लेक्चर देती रहो, मैं जा रही हूँ। वो गुस्से से बाहर निकल गई और जैसे ही मुड़ी, उसकी टक्कर अचानक सीधे कबीर सिंघानिया से हो गई थी। यू विलेटी रास्कल, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया है। दिल करता है तुम्हें जान से मार दूं। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी तो कबीर तुरंत पीछे हट गया। क्या हो गया है? आज बड़ी जोश में लग रही हो। क्या ख्याल है एक कमरा बुक करवा लूं? वो आंख मारकर बोला तो शालिनी और भड़क गई। जो बीज तुमने पहले बोया था ना, पहले उसका हिसाब ले लो, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। शालिनी की बात सुनकर वो उलझ कर रह गया था और शालिनी सीधे हॉस्पिटल से बाहर चली गई। कबीर की नज़र सामने उसी जगह पर पड़ी। वो गार्डनिंग बोर्ड था, मतलब शालिनी प्रेग्नेंट थी। कबीर को जैसे करंट सा लगा था। तभी डॉक्टर नेहा बाहर निकली। कैसे हैं मिस्टर सिंघानिया साहब? और आपकी बहन कैसी है? नेहा उसे जानती थी क्योंकि वो अक्सर अपनी बहन को चेकअप के लिए यहीं लाता था। कबीर ने कहा, जी वो ठीक है, लेकिन शालिनी यहाँ क्या कर रही थी? आप उसे जानती हैं? नेहा हैरान हुई। जानती हूँ, वो मेरी दोस्त है। अगर आप उसके दोस्त हैं तो प्लीज उसे समझाओ। पर छोड़िए, जब उसने मेरी नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेगी? कबीर ने पूछा, मतलब? मैं समझा नहीं। नेहा बोली, कुछ हादसे इंसान को सबक सिखाते हैं, लेकिन शालिनी है कि कभी नहीं सीखती। वैसे वो यहाँ क्यों आई थी, शायद आप समझ रहे होंगे।
कबीर बेचैन था। नेहा ने कहा, हाँ आप सही समझे, वो प्रेग्नेंट है और अफसोस की बात यह है कि वो ये बच्चा नहीं चाहती। ये सुनकर कबीर जैसे हिल गया था, वो अंदर तक कांप गया था। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस छोटी सी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? आपने उम्र का फर्क देखा है? राघव ने हैरानी और गुस्से से कहा। देविका जी बोली, बेटा, उम्र के फर्क में कुछ नहीं रखा। शुक्र है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आराध्या इसी घर में रहे। जिस तरह उसने उस दिन मानवी के लिए सब सहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की मानवी को माँ जैसा प्यार दे सकती है। राघव ने कहा, माँ वो बहुत छोटी है, शायद 12 साल छोटी, और आप चाहती हैं मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊं? ये मुमकिन नहीं है। प्लीज ऐसी बातें दिमाग से निकाल दें और आराध्या के दिमाग में भी ऐसा कुछ मत डालिए। इतनी कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। वो अभी पूरी तरह समझदार भी नहीं हुई। देविका जी धीमे लहजे में बोली, बेटा राघव, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, बस ये मेरी एक ख्वाहिश है। अगर हो सके तो इस बारे में सोच लेना। आराध्या को हमारा नाम मिल जाएगा तो दुनिया की कोई नज़र उस पर गलत नहीं लगेगी। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कमरे की तरफ चली गई। तभी मानवी स्कूल से आई और सीधा राघव से लिपट गई थी। बेटी को देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा, आराध्या जी को क्या हुआ है? उसके सवाल पर राघव चौंक गया। क्या मतलब? क्या हुआ है उसे? मानवी बोली, वो बहुत रोती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं। अब तो मुझसे हंसकर बात भी नहीं करती, मेरे साथ खेलती भी नहीं। प्लीज आप उनसे कहें ना कि इतना रोया ना करें। मुझे उनकी आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हंसती रहती हैं तो अच्छी लगती हैं, है ना पापा जी? वो बोलते बोलते राघव से हाँ करवाना चाह रही थी। जी बेटा, तुम सही कह रही हो। पापा जी, आप आराध्या जी से बात करें ना, उनसे कहें ना कि मेरे साथ खेलें। हाँ मैं बात करूंगा बेटा, तुम जाओ कपड़े बदलो और खाना खाने आ जाना। तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो अपने पापा के गाल पर किस करके अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि राघव गहरी सोच में डूब गया। अचानक शालिनी की कार के आगे एक कार आकर रुकी तो शालिनी को ब्रेक लगाकर कार रोकनी पड़ी। शालिनी गुस्से से कार से उतरी और उसने कबीर सिंघानिया को देखा, जो अपनी कार से उतरकर उसी की तरफ आ रहा था। क्या बदतमीजी है ये? मेरा रास्ता क्यों रोका? शालिनी ने गुस्से से तड़प कर पूछा। वो उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसकी बात पर शालिनी ने अपने होठ भींच लिए। बताया होगा तुम्हें डॉक्टर नेहा ने, उसके पेट में कोई बात रुकती ही नहीं। शालिनी गुस्से में बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शालिनी, जो पूछ रहा हूँ वही बताओ। ओ हेलो, अपने काम से काम रखो। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना और हटाओ अपनी कार रास्ते से। वो पलट कर जाने लगी, मगर कबीर सिंघानिया ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? वो गहरी सांस लेकर रुका। देखो शालिनी, मुझे नहीं पता मुझसे पहले तुम कितनों के साथ अपनी जुबान संभालो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देखो। और जहाँ तक इस बच्चे की बात है तो मैं जानूं, और ये बच्चा, तुम इसके बाप ना बनो। वो कड़वे अंदाज में बोली, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कबीर क्या कहने वाला है। कबीर सिंघानिया की मुठ्ठियां गुस्से से भींच गई थीं। और हाँ, अगर मैं इतनी ही कैरेक्टर लेस होती तो 4 साल हो गए तलाक को। अब तक ढेरों नाजायज बच्चे पैदा। बकवास बंद करो। कबीर गुस्से में बोला, मुझे बस ये जानना है, ये बच्चा मेरा है ना? उसकी आवाज़ किसी खाई से आती हुई लगी थी। ये बच्चा किसी का भी हो, लेकिन बहुत जल्दी मैं इससे छुटकारा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी शालिनी, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। वो दबी हुई घबराहट में बोला, चलो मेरे साथ। वो उसे जबरदस्ती कार की तरफ ले गया। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसे शालिनी से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। कबीर जानता था कि ये बच्चा उसी का है और वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। आखिरकार भगवान ने उस मासूम की सुन ली और राघव ने अपनी माँ के समझाने पर आराध्या से शादी कर ली। कुछ बेकार बातें उसे भी सुननी पड़ी थी। वो पहले से ही लोगों को आराध्या का नाम अपने नाम के साथ जुड़ते सुन चुका था और इस बात के डर से उसने अपनी माँ को रोका था कि किसी अनजान लड़की को घर मत लाइए। लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था
कि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करे। शादी में आराध्या के चाचा चाची भी आए थे, लेकिन उन्हें कोई खास इज्जत नहीं दी गई थी, तो वे कुछ देर बाद ही वापस चले गए। आराध्या घबराई सहमी सी सफेद लहंगा चोली में छोटी सी परी की तरह बैठी तैयार थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। मानवी ने तो बिल्कुल उसी के जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। अब मैं आपको आराध्या मम्मा कहूंगी, वो उसका दुपट्टा पकड़ते हुए बोली। हाँ मेरी जान, तुम जो चाहो कहो। सर आंखों पर आराध्या ने मानवी को गोद में लिया और उसके गालों पर ढेर सारा प्यार करने लगी। मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी पल राघव कमरे में दाखिल हुआ। उन्हें बिस्तर पर बैठा खुश होते देख उसके भीतर एक गहरा सुकून उतर गया था। पापा, आपको पता है आराध्या जी अब मेरी मम्मा है। वो उसकी कान में धीरे से खुशी से बोल रही थी। अरे मानवी बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? चलो दादी के पास आओ। देविका जी उसे लेकर बहाने से कमरे से निकल गई थी। राघव की नजर अपनी कमसिन सी दुल्हन पर पड़ी, जो शादी के सजे धजे रूप में उसके सजे हुए कमरे में बैठी थी। हाँ यार, पैसा हो तो कौन उम्र देखता है, एक क्या दो क्या, जितनी चाहे शादियां कर लो। कम उम्र की लड़कियां तो अमीरों की नज़रों में तुरंत आ जाती हैं। आज कही गई कुछ बातें याद आते ही राघव के होठ गुस्से से भीज गए थे। उसे पता नहीं क्यों लगा था कि लोग उसके किरदार पर बातें कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा इंसान नहीं था। वो बहुत सोचने लगा था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। आराध्या ने डरी नजरों से उसकी पीठ को देखा। वो अपने कपड़े लेकर चुपचाप चेंज करने चला गया था। आराध्या ने धीरे से सांस छोड़ी। पता नहीं क्यों इनसे इतना डर क्यों लगने लगा है, जबकि ये तो बहुत अच्छे हैं। पर उस दिन जो गुस्सा किया था, राघव के बारे में सोचते सोचते उसकी धड़कनें रुक सी गई थीं। चेहरे पर हल्की सी शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद राघव कपड़े बदल कर बाहर आया। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? उठो और चेंज करो, पूरा बिस्तर फैलाया हुआ है। राघव ने बेहद सख्त आवाज में कहा था। आराध्या घबराकर सीधी बैठ गई। बिस्तर खाली करो आराध्या, वो दांत भींचकर बोला। तो आराध्या बिना कुछ कहे बिस्तर से उतर गई। राघव ने आगे बढ़कर फूलों की पंखुड़ियां हटाईं और तकिए पर सिर रखकर लेट गया। बेइज्जती के एहसास से आराध्या का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए वो चेंज करने गई और दरवाज़ा बंद होते ही अपने रुके हुए आंसू रोक ना पाई। गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। सादा सा सूट पहनकर जब वो बाहर आई, कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी ही थी। आराध्या धीरे धीरे चलते हुए घबराई सी बिस्तर की दूसरी तरफ पहुंची और वहां रखा तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी थी। कहाँ जा रही हो? राघव को उसका यूं बिस्तर छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी मैं सोफे पर। आराध्या धीरे से बोली। बिस्तर है, वापस आओ और यहीं लेटो। उसका सख्त हुक्म सुनकर आराध्या धड़कते दिल के साथ वापस आई थी। उसने धीरे से तकिया अपनी जगह रखा और बिस्तर के बिल्कुल एक कोने में सिमट कर बैठ गई। घबराहट इतनी थी कि वो बार बार मुड़कर राघव को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो राघव के साथ एक ही बिस्तर पर है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 17 साल की उम्र में उसके दिल को छू लेने वाला पहला मर्द, वो भी उससे बहुत बड़ा और एक बच्चे का बाप भी। लेकिन आराध्या को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राघव उसके दिल में पहले से ही खास जगह बना चुका था। राघव की तरफ करवट लेकर आराध्या मंद रोशनी में उसका चेहरा देखने लगी थी। उसके होठों पर धीमे से मुस्कान आ गई थी। राघव ने उसकी निगाहों को महसूस किया और करवट लेकर आंखें खोल दी। चोरी पकड़े जाने पर आराध्या का दिल जैसे जोरों से धड़क उठा था। सो जाओ आराध्या, ऐसे मत देखा करो, वरना अगर मेरे जज्बात जाग गए तो तुम्हारी कम उम्र का भी लिहाज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं कि अपनी उम्र के 2 गुने मर्द की शिद्दतों को झेल सको। वो भारी आवाज में बोला। खुद को काबू में रखते हुए उसकी बात समझकर आराध्या का दिल बेचैनी से धड़कने लगा था। एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर भर गई थी। राघव उसके पीठ फेर कर फिर से सीधा लेट गया। उसे पता था कि इतनी कम उम्र की लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर पहली रात गुजारना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब वो लड़की दिलो जान से खुद को तुम्हारा मान चुकी हो।
राघव की बातों पर आराध्या ने भी अपनी नजरें सीधी करके छत की ओर टिका दी थी। क्यों इन्हें लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पति के प्यार और शिद्दतें सह ना सकूं? कौन सा पैमाना है इनके पास जिसने पहले से ही ये तय कर लिया कि मैं क्या झेल पाऊंगी और क्या नहीं? वो मन ही मन दुखी होती रही। कुछ ही देर में राघव के सोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। आराध्या ने चौंक कर उसे देखा। ये कैसे अपनी शादी की पहली रात ही यूं सारे एहसासों को छोड़कर सो सकते हैं? उसकी आंखें भर आई थीं। उसने भी करवट बदलकर सोने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कबीर सिंघानिया पर वो गुस्से से पगलाई शेरनी की तरह झपटी थी। कबीर उसे जबरदस्ती अपनी हवेली में लाया था और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। वो पंडित जी को फोन करके तुरंत शादी की तैयारियां करा रहा था। उसे उसी वक्त शालिनी के साथ शादी करनी थी। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा कबीर सिंघानिया। मैं एक आजाद पंछी हूँ। मुझे कैद में रहना नहीं आता। तुम्हें सिर्फ ये बच्चा चाहिए ना? मैं पैदा करके दे दूंगी, लेकिन तुमसे शादी करके तुम्हारी कैद में कभी नहीं रहूंगी, समझे तुम? घमंड में वो बोलती जा रही थी। कबीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर जोर से झकझोर दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने बच्चे पर नाजायज होने का दाग नहीं लगने दूंगा, इसलिए चुपचाप शादी कर लो और बच्चे के पैदा होने तक यहीं रहोगी। उसके बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो ठंडे और सख्त लहजे में बोला। शालिनी ने होठ दांतों तले से दबा लिए थे। जब उसे बहुत घबराहट होती थी तो वो यही क्या करती थी। कबीर का मन तो किया कि उसके होठों पर खुद ये जुल्म ढा दे, लेकिन वो फिलहाल चुप रहा। बाहर निकलते ही उसने शालिनी के पापा मिस्टर विजय को फोन करके सारी बात बता दी और उन्हें घर आने को कह दिया था। कुछ ही देर में विजय जी की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई, जिससे वो राघव से तलाक लेकर बची निकली थी। आज वही किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ले आई थी। विजय जी ने कहा, कबीर बेटा, मेरी बेटी बहुत ही जिद्दी और बेपरवाह है। उम्मीद करता हूँ तुम इसे संभाल लोगे। शालिनी का मुंह बन गया था। उनके जाने के बाद कबीर कमरे में आया तो वो गुस्से से भरी खिड़की के पास खड़ी थी। वो सीधा उसके कॉलर तक पहुंच गई। मुझसे शादी करके खुद को बहुत बड़ा हीरो मत समझना। मुझे तो वो राघव शर्मा काबू नहीं कर पाया, तो तुम क्या हो? वो उसका कॉलर छोड़कर पलट ही रही थी कि कबीर ने उसे वापस खींच कर मोड़ा और अचानक उसके होठों पर झुक गया था। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। वो मछली की तरह झटपटाई पर बच ना सकी। उसकी हर बात का जवाब कबीर उसके नर्म होठों पर बेरहमी से दे रहा था। वो उसे इसी तरह पकड़े बिस्तर पर ले गया, लेकिन गिरने से पहले उसकी कमर थाम ली ताकि उसके पेट को चोट न लगे। उसके होठों पर अपनी पकड़ छोड़ने से पहले उसने उसे पूरी तरह से बेहाल कर दिया था। वो गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पीछे हटा और उस बदतमीज लड़की की तरफ देखा। वो कोई और था, मैं कबीर सिंघानिया हूँ। उसने तुम्हें आसानी से छोड़ दिया, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। इन 9 महीनों में मैं तुम्हें अपना ऐसा आदी बना दूंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वो उसके बहुत करीब झुककर दोनों हाथ उसके आसपास रखते हुए सख्त लहजे में बोला था, अपनी गलतफहमी दूर कर लो कबीर। शालिनी नाम की चिड़िया को काबू करना इतना आसान नहीं। शालिनी फिर से उसे चुनौती दे रही थी। जवाब में कबीर ने उसकी ड्रेस एक झटके से उसके वजूद से दूर कर दी और उसे सोचने का मौका दिए बिना उसके कंधों पर अपना चेहरा छुपा गया था। वो दर्द और हैरानी से सिसक उठी थी। आज रात मेरी बाहों से खुद को छुड़ा कर दिखाओ तो मान लूंगा तुम्हारी बात। वो गुस्से और अपने घमंड के साथ उसे और मजबूती से थाम गया था। दूर हटो जंगली आदमी, शालिनी चिल्लाई थी। राघव ने कभी उस पर इस तरह सख्ती नहीं की थी। जब शालिनी मना करती थी तो वो उससे दूर ही रहता था, लेकिन कबीर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बिना रोके उसे अपने गुस्से और चाहत की गिरफ्त में लेते जा रहा था। क्या हुआ? बस इतनी ही हिम्मत थी। कबीर ने भले ही उस पर अपनी पकड़ कड़ी रखी थी, लेकिन उसके पेट पर जरा भी बोझ नहीं डाला था। शालिनी के शांत हो जाने पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और इस बार उसने उसे नरमी से थाम लिया था। पहली बार जब वो उसके करीब आया था तो वो होश में नहीं थी,
लेकिन आज वो पूरी तरह होश में थी और कबीर के दिल में उसके लिए एक अजीब सी आग लगी गई थी। वो जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीता था, आज उसने अपने लिए एक ऐसी लड़की चुन ली थी जो तलाकशुदा थी और वो भी उसकी दीवानगी बनने लगी थी। सुबह जब राघव की आंख खुली तो राघव के सीने पर सिर रखकर सो रही आराध्या को देखा। राघव ने धीरे से उसका सिर हटाना चाहा, लेकिन वो उससे और चिपक गई थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो रात भर रोती रही है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती राघव के दिल में खामोशी से हलचल पैदा कर रही थी। उसने उसके गालों को उंगलियों से छुआ तो वो हल्का सा हिली, लेकिन दोबारा सो गई। राघव गहरी सांस लेकर रह गया था। एक तरफ शालिनी थी, जिसके साथ वो एक साल रहा, लेकिन वो कभी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी, और दूसरी तरफ ये लड़की, जिसकी हर हरकत से लग रहा था कि वो उसके पास आना चाहती है। राघव ने उसका सिर तकिए पर रखते हुए धीरे से उसके होठों पर झुककर उन्हें थाम लिया था। उसके नर्म होठों को छूते ही वो बहक गया था। आराध्या अचानक सांस रुकने की वजह से जागी और अपने ऊपर झुके राघव को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। राघव अपनी आंखें बंद किए उसके होठों पर बेइंतहा पकड़ बनाए हुए था। आराध्या को सांस लेना मुश्किल लगा तो वो उसकी सांस ही अंदर लेने लगी थी। उसके अचानक जवाब देने पर राघव की आंखें खुली और उसने देखा कि आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव झटके से पीछे हट गया और आराध्या के होठों पर अपनी की हुई शक्ति देखकर होठ दबाकर उठ खड़ा हुआ था। आराध्या को लगा था कि वो सब सह लेगी, लेकिन सिर्फ उसके होठों पर उसकी पकड़ ही इतनी भारी थी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर सिर्फ ये भी इतना दर्द दे सकता है तो क्या वो उसके और करीब आने को सह पाएगी। ये सोचकर उसका दिल दहशत से भर गया था। राघव बिना एक शब्द बोले बाथरूम की तरफ चला गया। उधर शालिनी रात भर करीब की बेरहम चाहतों का बोझ झेलते हुए सुबह थक कर एक तरफ हटी थी। गुस्से में उसने उसे देखते हुए बड़बड़ाया था, मोटा सांड। उसके शब्दों पर कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। वो सोने का नाटक कर रहा था। मर्द उस वक्त कहाँ सोता है जब उसकी पसंद की औरत उसकी बाहों में हो। यहाँ आओ शालिनी। उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसे अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार कबीर, अगर मेरा हाल देखते हुए तुमने मुझ पर एक और जुल्म किया तो। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा बीपी भी लो है, उल्टी भी आ सकती है, समझे। वो पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। कबीर इस बार जोर से हंस पड़ा। उसकी बातों में साफ झलक रहा था कि वो उसकी सख्ती से डर गई है। वो उसके माथे पर हल्के से अपने होठ रखते और नरमी से बोला, चलो पहले नहा लो, फिर पूजा करते हैं। फिर तुम्हारा हेल्दी नाश्ता बनवाता हूँ। पूजा? शालिनी को बस यही शब्द सुनाई दिया था। हाँ, सुबह की आरती और पूजा। जाओ साथ करेंगे। वो उसे बाहों में उठाकर पास बिठा गया था। मैंने बहुत अरसे से पूजा नहीं की, मुझे ठीक से करना नहीं आता। शालिनी शर्म से नजरें झुका गई थी। कबीर ने उसकी पलकों को छुआ। इससे उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया था। मैं भी रोज नियम पर से पूजा नहीं करता, लेकिन आज से शुरू करूंगा। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर चीज के लिए जो उन्होंने हमें दी है। तुम मेरे साथ पूजा में बैठो, मैं सिखा दूंगा। उसने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार से कहा। राघव नियमित रूप से पूजा करता था, पर शालिनी कभी नहीं करती थी। माँ थी नहीं, उसके पापा भी ऐसे ही थे, किसी ने सिखाया ही नहीं था। लेकिन आज अपने होश में, अपनी जिंदगी में पहले दिन वो अपने पति के साथ खड़ी भगवान की आरती कर रही थी। प्रार्थना के लिए हाथ उठाए तो अपनी जिंदगी याद करके उसे बहुत शर्म आई थी। आंसू बह निकले थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर ने उसे रोने दिया था। शायद यही टूट कर रोना उसके दिल की गांठ खोल दे। कबीर खुद भी भगवान के चरणों में सिर रखकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। मर्यादा के बिना वो शालिनी के करीब चला गया था, पर भगवान ने उसके दिल से पर्दे हटा दिए थे और उसने सही रास्ता चुनकर शालिनी से शादी कर ली। गलती के बाद पश्चाताप करने वाला भगवान को बहुत प्यारा होता है। अब बारी थी शालिनी के दिल को बदलने की, और वो बदल रहा था। शादी की दावत, रिसेप्शन बड़ी ही शान से रखी गई थी। हर रिश्तेदार, हर बिजनेस फ्रेंड मौजूद था। सब लोग
राघव की कम उम्र की दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज वो कुछ कुछ बदली हुई लग रही थी। रिश्ता बदला था तो देखने का नजरिया भी बदल गया था। मानवी महफिल की जान बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो कभी राघव की गोद में होती, कभी दादी की, और फिर आराध्या के पास जाकर वो वही होकर रह गई थी। उसे आज आराध्या एक परी जैसी लग रही थी। वो बार बार आराध्या के गालों पर किस करती और खिलखिलाकर हंस देती, और आराध्या बस मुस्कुरा कर रह जाती। राघव अपने दिल की बेचैनी को झटकता रह गया था। शाम तक शालिनी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। 4 साल में पहली बार उसका दिल अपनी बेटी से मिलने को बेचैन हुआ था, और उसने ये बात कबीर सिंघानिया को भी बता दी थी। वो एक पल को सोच में पड़ गया था। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी नहीं मिलती उससे। तुम्हें बच्चा देने के बाद तुमसे अलग हो जाऊंगी तब। तुम बहुत आगे की सोच रही हो। आज तुम अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही हो। हो सकता है उसके पापा ने तुम्हें उससे मिलने दिया होता, लेकिन मुझसे ऐसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इरादे पहले जैसे ही लग रहे हैं। पर मैं राघव शर्मा नहीं हूँ, कबीर सिंघानिया हूँ। याद रखना, मुझसे अलग होने के बाद भी इस बच्चे पर तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। वो उसके पेट पर हाथ रखते हुए सख्त लहजे में कहकर बाहर जाने लगा, फिर रुक गया। तैयार हो जाओ, बाहर जाना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शालिनी को लेकर वो राघव के घर पहुंचा तो वहां रोशनी देखकर हैरान रह गई थी। ज्यादा हैरान मत हो, राघव शर्मा ने शादी कर ली है। आज उसका रिसेप्शन है, कविन ने गंभीर होकर कहा। शालिनी होठ दबाती अंदर चली गई। कबीर पहले ही राघव से बात कर चुका था, और राघव ना चाहते हुए भी इस शर्त पर मान गया था कि शालिनी मानवी को अपना रिश्ता जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि राघव ने सबको यही बताया था कि उसका माँ का स्वर्गवास हो चुका है। ये बात शालिनी को रास्ते में ही कबीर ने बता दी थी। उसे दुख तो हुआ था, मगर वो कुछ भी कह नहीं सकती थी। ये सब उसी के किए का नतीजा था। मानवी से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन मानवी का झुकाव उस मासूम दुल्हन की तरफ था जो बहुत कम उम्र की थी। शालिनी उसे देखकर जरा भी जलन नहीं हुई थी, बल्कि उसे अच्छा लगा कि मानवी को माँ जैसा प्यार मिलेगा जो वो खुद नहीं दे सकी थी। घर लौटकर बिस्तर पर लेटते ही वो उदास हो गई थी। क्या 9 महीने बाद मेरा इस बच्चे से भी रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये सोचकर वो बेचैनी से उठ बैठी थी। सिसकियां बढ़ने लगी तो कबीर की नींद भी टूट गई, जो अभी अभी सोया था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? वो घबरा गया। शालिनी उसे जागता देख उसका हाथ पकड़कर रो पड़ी थी। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करना कबीर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो उसकी हथेलियों पर चेहरा टिकाए विलख विलख कर रो रही थी। कबीर ने उसे बाहों में भर लिया। उसके होठों पर मुस्कान आई। मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करूंगा पागल। ये बच्चा जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। उसने उसे तसल्ली दी। तुम सच कह रहे हो? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ बिल्कुल सच। उसके भरोसेमंद लहजे पर वो उससे लिपट गई। कबीर ने भी उसे और कसकर पकड़ लिया। वो एक गांठ थी जो दोनों के दिलों में बंधी हुई थी, और आज भगवान ने वो गांठ खोल दी थी। 5 महीने बाद आराध्या का 18वां जन्मदिन था, और बहुत बड़ा केक मानवी ने ऑर्डर करवाया था। उसे अपनी मम्मा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था। इन 5 महीनों में राघव और आराध्या के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। आराध्या उसकी बेटी का बहुत प्यार से ख्याल रखती थी और घर को खुशियों से भर दिया था। इसी वजह से राघव को भी अपना रवैया नर्म करना पड़ा, वरना शुरू में वो काफ़ी रूखा हो गया था। वजह सिर्फ वो खिंचाव, वो बेचैनी थी जो आराध्या को देखते ही उसके अंदर उठती थी। लेकिन आराध्या की कम उम्र देखकर वो खुद को रोक लेता था। मगर आज उसके 18वें जन्मदिन पर वो बिल्कुल अलग मूड में आ गया था। जैसे ही आराध्या सफेद ड्रेस पहनकर कमरे में आई, राघव ने तुरंत दरवाजा बंद किया। आराध्या घबरा गई और पलटकर उसे देखने लगी, जो अपना कोट उतार रहा था। आराध्या का सांस रुक गया। शादी के बाद की पहली सुबह की बात, राघव ने कभी उसे छुआ भी नहीं था, इसलिए वो उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। लेकिन उसका आज का बदला हुआ अंदाज देखकर वो सहम गई थी। आज उसके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। राघव ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। आराध्या घबरा कर बस उसका चेहरा देखने लगी थी। राघव ने उसका दुपट्टा निकाल कर एक तरफ रखा और उसकी उंगलियों में
डायमंड की रिंग पहनाई थी। वो बहुत ही भावुक और बेचैन सा लग रहा था। पिछले 5 महीनों में आराध्या उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा चुकी थी, जहां शालिनी भी नहीं पहुंच पाई थी। आज वो आराध्या के सामने पहली बार खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहा था, आराध्या को ये महसूस करवाते हुए कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली किसी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।